है जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो आमतौर पर बच्चों के अंदर जो है वो कीड़े मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSNL-FT। तो स्टूडेंट हमारे पास ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन के अंदर जो है हमने एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम एंटी फंगल डिस्कस करने लगे हैं। माइकोसिस इज द इलनेस कॉज बाय फंगस। ठीक है, फंगस की वजह से माइकोसिस होती है। माइकोसिस क्या है आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। अच्छा, फंजाई आर इंपॉर्टेंट इन आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फंगस होती है। ठीक है, और लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी कि जब भी कोई वीक इंडिविजुअल इनको मिलता है तो वो क्या करते हैं, इन पर एक्ट करते हैं और उसको बीमार करते हैं या डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी कुछ क्लासेस हैं। क्लासेस के अंदर आपने ये जो ब्रैकेट के अंदर नाम है आपने ये सुने होंगे। ठीक है, तो ये इन क्लासेस के अंडर लाई करते हैं। अच्छा, इमिडाजोल जो है वो एक क्लास है और इसकी जो एग्जांपल है वो है कीटोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल। किस किस जगह के लिए यूज होता है, यानी कि इस इंडिकेशन क्या है। यूज इन एग्रीकल्चर टू प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम मोल्डिंग, यानी कि जो आपके क्रॉप्स होते हैं वो सड़ने से बचाता है, ये एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है। यूज इन स्किन इन्फेक्शन सच एज रिंग वॉर्म, टीनिया पेडिस, एथलीट फुट जिसको बोलते हैं, टीनिया क्यूरोसिस, जॉक इचिस कहते हैं उसके, टीनिया बोरिस। ये जो है आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर्स के अंदर ये क्या क्या होते हैं। अच्छा, ये जब भी आप क्लोट्रिमाजोल या कीटोकोनाजोल अप्लाई करें तो इसको दिन में 2 दफ़ा अप्लाई करें। ठीक है जी, जहाँ पर फंगस मौजूद हो वहाँ। तो इमिडाजोल ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है कीटोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप है वो है ट्राइजोल जो है इसके एग्जाम्पल है फ्लूकोनाजोल। ठीक है, और फ्लूकोनाजोल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यीस्ट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओरल थ्रश, जिसके अंदर ओरल थ्रश आता है, और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आता है। अच्छा, इसकी जो है रूट क्या है, पर ओरल और आईवी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं आप, और साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके हेपाटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है। हेपाटो का मतलब लिवर और टॉक्सिसिटी मतलब उसकी बीमारी, तो हेपाटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर को एक्ट कर सकता है, लिवर को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो है ट्राइजोल और इसकी एग्जाम्पल और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और इमिडाजोल उसकी एग्जाम्पल और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद है एलिनामाइंस की जो एग्जाम्पल है वो है टर्बिनाफिन आपने नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये भी रिंगवॉर्म के लिए यूज़ होता है, जॉक इचिंग के लिए यूज़ होता है, एथलीट फुट और फिंगर नेल और टो नेल फंगस के लिए यूज़ होता है। इसकी जो याद करने वाली चीज़ है वो है एलिनामाइंस, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है टर्बिनाफाइन। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पॉलिन्स के अंदर आता है निस्टेटीन और एम्फोटेरिसिन बी। इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यीस्ट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, और जिस यीस्ट का इन्फेक्शन जहाँ होगा, स्किन के अंदर होगा, माउथ के अंदर होगा या वजाइना के अंदर होगा तो इसके लिए यूज़ होगा। ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी यूज फॉर एपरजिलोसिस, और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपको पता है, हिस्टोप्लाज्मोलिसिस और कैंडिडाइटिस। तो ये सारी बीमारी के अंदर जो है आपका पॉलीइन यानी कि निस्टेटीन और एम्फोटेरिसिन बी यूज़ होता है। अच्छा, एक नोट याद रखिएगा यहाँ पे, एम्फोटेरिसिन बी जो है वो किसी ज़माने तक सिर्फ एंटी फंगल थी, ओनली एंटी फंगल ड्रग जो कि अवेलेबल फॉर डिकेड्स, यानी कि सालों तक जो है सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी ही यूज़ होती थी। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास एंटी मलेरिया। हमने एंटीबायोटिक की बात कर ली, एंटीवायरल की बात कर ली, एंटी फंगल की बात कर ली। अब एंटी मलेरियल, क्योंकि मलेरिया भी जो है वो एक माइक्रोब्स के अंदर आता है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, यूज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है एंटी मलेरियल ड्रग्स। अच्छा, मलेरिया जो है वो ग्रो करता है पहले लिवर के अंदर, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं कि मलेरिया जो है वो ग्रो करते हैं पहले लिवर के अंदर और उसके बाद ट्रांसफ़र होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनकी काउंट कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटी मलेरियल एजेंट जो है वो स्टॉप करते हैं प्रोसेस ऑफ मलेरिया रेप्लिकेशन। वही है, क्योंकि ड्रग्स जब हम देते हैं तो वो क्या करते हैं, जाकर डीएनए रेप्लिकेशन या मलेरियल की जो वायरल रेप्लिकेशन होती है, जो माइक्रोबियल रेप्लिकेशन होती है, उसको रोकेंगे। जब ये रेप्लिकेशन ही रुक जाएगी तो आगे कंटिन्यू नहीं होगी बीमारी। ठीक है जी।
इट कैन इम्पेयर हेयरिंग एंड विजन, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या आता है, आपका हेयरिंग और विजन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ड्रग्स का नाम क्या है, क्लोरोक्विन्स, आर्टिमीथर। आपने नाम सुना होगा, आर्टम के नाम से एक मेडिसिन आती है जो कि मलेरिया के लिए यूज होती है, तो वो आर्टम का जो फॉर्मूला है वो आर्टिमीथर है। ड्रग शुड बी यूज फॉर 4 वीक्स, यानी कि 1 महीने तक जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा कि आप जो टेस्ट करवा रहे होते हो नॉर्मली, इसके अंदर 2 किस्म के मलेरिया आप इंडिकेट कर रहे होते हो, एक पी वाइवेक्स होता है, दूसरा होता है पी फेल्सीपेरम। तो पी वाइवेक्स जो है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, यानी कि पी ज़्यादातर लोगों को जो है वो पी वाइवेक्स ही पॉजिटिव आता है। अच्छा, पी फेल्सीपेरम जो है वो ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू पी वाइवेक्स, यानी कि अगर किसी का फेल्सीपेरम जो है वो पॉजिटिव आया है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी और 1 महीने तक आपको एंटी मलेरिया ड्रग्स यूज़ करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात को। और पी वाइवेक्स जो है वो भी ख़तरनाक है, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं है जैसे पी फेल्सीपेरम जो है ये ख़तरनाक है। अच्छा, आप बोलेंगे पी वाइवेक्स और पी फेल्सीपेरम में फ़र्क क्या है? इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप सिर्फ ये समझ लें कि पी फेल्सीपेरम जो है वो अब्बा है, पी वाइवेक्स जो है उसका बेटा है, यानी कि पी फेल्सीपेरम ज़्यादा खतरनाक है, पी वाइवेक्स जो है इतना खतरनाक नहीं है, दोनों प्लाज्मोडियम ही है, मलेरिया ही है। अब बात करते हैं एंटी प्रोटोजोअल की। एंटी प्रोटोजोअल्स ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। किसकी ट्रीटमेंट के लिए? प्रोटोजोन्स की, यानी कि अगर वो बाहर से आए या बॉडी के अंदर के जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो ही ख़राब हो जाएं, तो दोनों की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी प्रोटोजोअल्स, जिसके अंदर हमारे पास सबसे कॉमन जो आती है वो फ्लैजेल यानी कि मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी प्रोटोजोअल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बाहर से अगर कोई हमारे पास आ गया, जैसे कि गिरडिया एक जर्म होता है, ठीक है, ये बाहर से हमारे पास यानी कि सॉइल से या कंटामिनेटेड फूड से जो है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है और ये कॉज कर सकता है सीवियर डायरिया। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो अमीबा होता है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ है, और ये हमारी बॉडी के अंदर अगर ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो ये क्या कर सकता है? डायरिया कर सकता है, हमारे पास डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी प्रोटोजोअल भी है। ठीक है, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? गार्डिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्नी रोसेशिया। एक्नी रोसेशिया जो है वो हमारी पेट की डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो मुंह होता है वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो नाक भी रेड हो जाती है, मुंह भी रेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्नी रोसेशिया। ठीक है, इसके भी हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ कर सकते हैं, फ्लैजेल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। बैक्टीरियल वजाइनोसिस का मतलब ये है कि जो वजाइना के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं रहते बल्कि वो बिगड़ जाते हैं और इंक्रीज़ इन नंबर हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, तो वो क्या करेंगे? बीमारी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। और साथ साथ जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल क्या होता है? ये जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, यानी जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। मेट्रोनिडाजोल क्या करेगा, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी के अंदर कैसे काम करेगा? ये प्रिवेंट करेगा फॉलिक एसिड सिंथेसिस को, यानी कि जो प्रोटोजोआ है उसका फॉलिक एसिड बनने नहीं देगा। और आपको पता है जब फॉलिक एसिड नहीं बनता तो आरएनए और डीएनए नहीं बनते। आरएनए और डीएनए नहीं बनते तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकता, और अपनी ग्रोथ अगर वो नहीं कर सकेगा तो वो आगे बीमारी को प्रोसीड नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। कंट्राइंडिकेशन क्या हो सकती है इसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर आप नहीं दे सकते, एलर्जीज या हाइपर सेंसिटिविटी एक ही बात है, इन दोनों के अंदर आप नहीं दे सकते, क्योंकि किसी को अगर एलर्जी होगी तो आप क्या उसको नहीं दोगे। ठीक है, यूज़ ऑफ एल्कोहल अगर कोई करता है तो उसके अंदर आप बहुत ही एहतियात से आप उसको दोगे। और किसी को अगर हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का कोई मसला है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है ख़राब होना, तो किसी को अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है तो तब भी आप उसको बहुत सोच समझकर थोड़ी अमाउंट देते हो। सीजर्स हो सकते हैं, यानी कि जो कपकपाहट होती है, एकदम से बंदा जो है बॉडी पूरी शेक करने लग जाती है, उसको सीजर्स बोलते हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है हाथ पांव सुन्न हो जाना। और हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी आपका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो क्या क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है इसके अंदर कि मेट्रोनिडाजोल जो है वो क्या क्या ट्रीटमेंट करता है, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और उसकी जो है वो क्या ज़रूरी है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके अंदर आपको ये याद रखने की ज़रूरत है।
अच्छा, आपको जो है ये सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं होंगी, आप इसको एज अ पॉइंट बनाएंगे अपने पास तो आपको जो है इजीली याद हो जाएगा। आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप अपने पास अगर इसको पॉइंट बना के रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको अगर पॉइंट बना के रखेंगे तो आपको A to Z सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंटी हेलमेंट्स। ठीक है, एंटी हेलमेंट्स का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो आमतौर पर बच्चों के अंदर जो है वो कीड़े मौजूद होते हैं, यानी कि मिट्टी वगैरह खाने से जो है वो कीड़े जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इनको कहते हैं हेलमेंट्स, जिसके अंदर जो है राउंड वर्म्स आते हैं और प्लेटी हेलमेंट्स आते हैं। अच्छा, ये ह्यूमन लाइक पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन के अंदर ये एज अ पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर से अपना खुराक जो है वो हासिल करते रहते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठीक है जी। हेलमेंट्स आर लाइक ह्यूमन, देयरफॉर डेवलपिंग ड्रग्स दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी अगेंस्ट देम इन क्वाइट चैलेंजिंग बट सम ड्रग्स आर इवॉल्व अदरवाइज। अब ये बात ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हेलमेंट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये ह्यूमन की तरह होता है, यानी कि ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, तो इसलिए ऐसी ड्रग्स बनाना जो कि सिर्फ इन पर एक्ट करे थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक ह्यूमंस होता है। तो अगर इनको ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई जो कि हम उनको दें और ऐसा ना हो कि वो ह्यूमन पर एक्ट करें और ह्यूमन को ही ख़त्म कर दें, तो इसलिए ऐसी ड्रग्स बनाना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन जो है फिर भी ऐसी ड्रग्स इवॉल्व कर ली गई हैं, बना ली गई हैं जो कि सिर्फ इन पर एक्ट करती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि वो मेडिसिन वर्क कैसे करेगी, काम कैसे करेगी। डेट वर्क बाय स्टॉपिंग ग्लूकोज अपटेक। अगर वो हमने मेडिकेशन दी तो वो वर्क ऐसे करेगी कि वो हेलमेंट्स और राउंड वर्म्स का जो है शुगर इनटेक रोक देगी। ठीक है, शुगर इनटेक नहीं कर सकेंगे। जब शुगर इनटेक नहीं कर सकेंगे तो एटीपीज नहीं बनेंगी, एटीपीज नहीं बनेंगी तो बॉडी एनर्जी नहीं बना सकती हेलमेंट्स की, यानी कि कीड़े मकोड़ों की। जब उनकी बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगी तो वो क्या करेंगे, रेप्लिकेट नहीं होंगे और सेल्स को डैमेज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दूसरा काम जो मेडिकेशन करती है वो क्या करती है, ब्लॉकिंग न्यूरोनल ट्रांसमिशन, यानी जो हेलमेंट्स के अंदर कीड़े मकोड़ों के अंदर जो है ट्रांसमिशन होती है दिमाग से लेकर बॉडी तक और बॉडी से दिमाग तक, उसको रोकेगी। जब किसी का दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो कोई काम ही नहीं कर सकेगा, तो इसलिए हेलमेंट्स जो हैं वो रुक जाएंगे और उनको ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद और क्या काम करेगी मेडिसिन, इनहिबिट एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन हमने कहा कि एटीपी ही नहीं बना सकेगी, और साथ में क्या करेगी, इम्पेयर कैल्शियम अपटेक। एटीपी और कैल्शियम अपटेक जब नहीं हो सकेगा तो वो इवेंचुअली क्या होगा, कीड़े मकोड़ों की डेथ हो जाएगी, और डेथ होने की वजह से वो एज अ स्टूल के ज़रिए जो है वो पास आउट हो जाएंगे। और इस तरह हमने ड्रग्स के ज़रिए हेलमेंट से, राउंड वर्म से और प्लेटी हेलमेंट से छुटकारा पा लिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, वो कौन सी मेडिकेशन है जो हम देते हैं, इसका जो है वो मेबेंडाजोल एज अ एंटी हेलमेंटिक। ठीक है, ये क्या करेगा, एलिमिनेशन ऑफ वर्म्स, यानी कि वर्म्स को बाहर निकालेगा मार के। किस तरह से, हमने 3 रास्ते बताए, या तो उसका ग्लूकोज सप्लाई रोक देगी, या उसकी एटीपी फॉर्मेशन रोक देगी, या उसका न्यूरोनल ट्रांसमिशन यानी जो दिमाग से कनेक्शन है उसका वो रोक देगी, तो वो मर जाएंगे इवेंचुअली। और उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये प्रेगनेंसी के दरमियान आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान यूज़ करेंगे तो ये फीटल यानी कि जो बच्चा होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोलॉन्ग यूज़ कैन डैमेज लिवर। प्रोलॉन्ग यूज़ जो है वो डैमेज लिवर को डैमेज कर सकता है, बोन मेरो को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटी ट्यूबरक्यूलर। एंटी ट्यूबरक्यूलर यानी कि जो टीबी के अगेंस्ट जो है वो हम मेडिकेशन देते हैं, उसका नाम क्या है, आइसोनाइजेड। आइसोनाइजेड क्या करता है, यूज टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी के अंदर यूज होता है ये। वर्क बाय सेलेक्टिव डिस्ट्रॉइंग माइकोबैक्टीरियम, यानी कि वो माइकोबैक्टीरियम को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ये मेडिसिन आइसोनाइजेड। ठीक है जी, ये माइकोबैक्टीरियम यानी कि जो टीबी कॉज करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट रेजिमी शुड बी फॉलोड, यानी रेजिमी का मतलब होता है अरसा, या आपने कम से कम इसको साल तक यूज़ करना होता है और एक लंबे अरसे तक इसको यूज़ करना होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, दे कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये हाथ पांव सुन कर सकते हैं ये मेडिकेशन। और समटाइम्स देयरफॉर B6 शुड आल्सो बी यूज। जो आपका विटामिन B6 होता है ये आपको ताकत के लिए यूज होता है, B6 को भी आपको लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जो आइसोनाइजेड लेते हैं उसको B6 भी यूज करना पड़ता है, ताकि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सामना ना करना पड़े, हाथ पांव सुन ना हो आपके। ठीक है जी, और इट कॉजेज प्रोडक्टिव कफ।
नाइट स्वेट, यानी कि जब अगर ये मेडिकेशन लेते हो तो आपको क्या क्या हो सकता है, आपको प्रोडक्टिव कफ यानी कि खांसी हो सकती है जिसके ज़रिए बलगम बार आ सकता है, और बलगम बार आ गया तो आपका सीना साफ रहेगा, तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। और नाइट स्वेट यानी कि आपको रात को पसीने आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मेडिकेशन है वो काम कर रही है, दस एलिमिनेटिंग द टीबी सिम्टम्स, यानी कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये टीबी सिम्टम्स का खात्मा हो रहा है। ठीक है जी। तो एंटी ट्यूबरकुलर के अंदर जो आपको याद रखने वाले हैं, एंटी ट्यूबरकल कौन से हैं, आइसोनाइजिड क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसके साथ आपको B6 विटामिन B6 लेना पड़ता है ताकि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, हाथ पाँव सुन ना हो आपके, और साथ साथ क्या होगा, आपको प्रोडक्टिव कफ होगी और नाइट स्वेट होगा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास टॉपिक ख़त्म हुआ जिसका नाम था ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।